हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। यह ईवीएस सीरीज की हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इससे पहली वीडियो में हम ऑलरेडी एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या है। जो इकोसिस्टम वर्ड है वो सबसे पहले एक इंग्लिश बोटेनिस्ट एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। फर्स्ट टाइम इन 1935 इकोसिस्टम वर्ड केम इन एग्जिस्टेंस. Ecosystem is the basic functional unit of ecology in which a living organism interact with its surrounding environment. इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बायोटिक फैक्टर है, वो अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर के साथ में अब इंटरेक्शन एक एस्टेब्लिश करते हैं। तो बेसिकली इट्स ए चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट और बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. Now, what is the structure of ecosystem? Ecosystem structure is characterized by the organization of biotic and abiotic factor. Basically, ecosystem is all about the interaction between the biotic and abiotic factor to flourish the life in an ecosystem. ठीक है. तो इकोसिस्टम ही डिसाइड करता है कि हमारे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उनके बीच में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर वो किस टाइप से होगा. इट ऑल कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द इकोसिस्टम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर रेफर्स टू द ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स दैट्स आर सर्वाइविंग इन एन इकोसिस्टम. ठीक है. तो जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं उनको भी हम तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज कंज्यूमर, थर्ड इज डिकम्पोजिटर. और कंज्यूमर्स को भी हम जनरली फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर होते हैं हम उन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं. ऑटोट्रोफ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना जो फूड है वो खुद से बना सकते हैं. जैसे प्लांट आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोड्यूसर, बिकॉज वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एक फूड चेन के अंदर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर और वी कैन से दैट हिटरोट्रोप्स. हिटरोट्रोप्स क्या होते हैं? वो जनरली प्रोड्यूसर्स के ऊपर, मतलब आपके ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड नीड्स के लिए. ठीक है. तो जो हम कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को भी हम फर्दर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर होते हैं जो कि जनरली अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द हर्बीवोर्स. नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर अपनी फूड नीड्स के लिए, अपने एनर्जी नीड्स के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं. तो दे आर कॉल्ड आइदर कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. जो कार्निवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो ओमनिवोर्स होते हैं वो प्राइमरी एज वेल प्रोड्यूसर पर डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन इज द एग्जांपल ऑफ द ओमनिवोर्स. नेक्स्ट इज टर्सरी. जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं वो जनरली आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी फूड और एनर्जी नीड्स के लिए. They can either be carnivores or omnivores. नेक्स्ट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर. क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं वो आपको हर फूड चेन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली फूड चेन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तक ही खत्म हो जाता है. लेकिन कुछ एक फूड चेन होती है जहाँ पे आपको क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी मिलते हैं. ठीक है. क्वाटरनरी कंज्यूमर जल्दी आपकी टर्सरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं. और जनरली मोस्टली फूड चेन्स है वो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स पे जाके आपकी क्लोज हो जाती है. ठीक है. लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे तो जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं जनरली, वो अपनी फूड और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा अपने से पीछे वाले पे डिपेंड करते हैं. तो जनरली एक लॉ है कि जो एनर्जी पास ऑन होती है एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल तक, वो जस्ट होती है 10%. अगर कोई प्रोड्यूसर 100 कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर है तो वो खाली उस 100 का 10% ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा किसी भी फूड चेन के बारे में. हम इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. एंड द लास्ट इज decomposition. Decomposers are also known as saprophytes. Saprophytes are directly thrive on the dead and decaying organic matter for their energy needs. ठीक है. जो decomposers होते हैं वो जनरली आपकी इकोसिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं. दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड इन इकोसिस्टम. Next is abiotic factor. Abiotic factors are all the non-living components in an ecosystem. जैसे for example air, water, soil, mineral, sunlight, temperature, nutrient, wind,
टर्बिडिटी, अल्टीट्यूड। तो जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो हमारे बायोटिक फैक्टर को हेल्प करते हैं एक एनवायरनमेंट या एक इकोसिस्टम में थ्राइव करने में। ठीक है, जैसे हमारे प्लांट्स हैं वो सोयल पे, सनलाइट पे, वाटर पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर एबायोटिक फैक्टर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्राइव करवाने में। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, एक इकोसिस्टम में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इकोसिस्टम का जो सबसे पहला फंक्शन होता है ये इसका होता है कि हमारी जितनी भी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करना और एक लाइफ सिस्टम को एक इकोसिस्टम के अंदर सपोर्ट करना और एक स्टेबिलिटी प्रदान करना। ठीक है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं एक इकोसिस्टम के अंदर जो कि दैट हैव बीन यूज्ड बाय द बायोटिक फैक्टर उनको रिसाइकिल करना सो दैट दे कैन बी मेड अवेलेबल अगेन फॉर द रिकंजम्पशन। ठीक है, दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम टू मेंटेन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट चीज होता है कि इकोसिस्टम के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना, नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करना भी एक इकोसिस्टम का ही फंक्शन होता है। सपोज एक किसी भी फूड चेन में अगर कोई भी ट्रॉफिक लेवल आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाए तो इससे हमारी जो पूरी फूड चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इकोसिस्टम के लिए हमारी जितने भी ट्रॉफिक्स लेवल है किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी फूड चेन में उनका बैलेंस में रहना, एक कंट्रोल नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ बायोटिक फैक्टर्स का कंट्रोल में रहना किसी भी फूड चेन में बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर के अंदर जितने भी हमारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, दैट आर नेसेसरी टू कैरी आउट द वेरियस प्रोसेसेस इन द इकोसिस्टम, तो उनकी साइकिल्स को मेंटेन करना भी हमारे इकोसिस्टम का ही एक बहुत मेजर फंक्शन है। ठीक है, एंड लास्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर थ्राइव कराने में। तो जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट वो जनरली कहाँ पे हेल्प करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की चार फंक्शनल यूनिट है, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी refers to the rate of biomass production। तो प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है कि हमारी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो हमारी बायोमास प्रोडक्शन है उसकी रेट क्या है। ठीक है, उसको मेंटेन करना इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की आपकी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के बीच में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है और किस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, द एनर्जी कैप्चर फ्रॉम द सन फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड देन टू डिकम्पोजर एंड फाइनली बैक टू एनवायरमेंट। जो हमारी एनर्जी है इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सन है, सन से एनर्जी हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरफ आती है, मतलब बेसिकली प्लांट सन एनर्जी का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। देन जो फूड है वो जो फूड है उसको कंज्यूमर्स यूज करते हैं। देन कंज्यूमर से ये एनर्जी पास होती है डिकम्पोजर्स को। तो डिकम्पोजर्स इस एनर्जी को दोबारा से आपके एनवायरनमेंट में डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मेंटेन रहता है थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का होना हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक मेटेरियल या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का, बिकॉज अगर हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर का मटेरियल का डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या हमारी जो इकोसिस्टम के अंदर जो लाइफ है वो थ्राइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए डिकम्पोजिशन मेजर रोल प्ले करता है इन रिसाइकलिंग ऑफ योर एनर्जी एंड योर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। एंड द नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इकोसिस्टम में आपका न्यूट्रिएंट्स, आपके रिसोर्सेज, आपकी एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है उसको इंश्योर करने के, कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए उनका टाइम टू टाइम रिसाइकल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे डिफरेंट नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑल आर कम अंडर द डोमेन ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जनरली हम इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि डील करता है हमारी लैंड इकोसिस्टम के साथ में, एंड नेक्स्ट इज इक्वेटिक इकोसिस्टम।
जो हमारा इक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको हम लैंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड जो जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन एंड डेजर्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज एक्सक्लूसिवली कॉल्ड द लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, ठीक है। इसको हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द कोऑर्डिनेशन विद द एबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट के अंदर हमारे सेवरल बायोटिक फैक्टर जैसे कि हमारे प्लांट्स, ट्रीज, मेनली एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन विद द वेरियस एबायोटिक फैक्टर। जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, और वो जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है कार्बन सिंक। जो हमारे फॉरेस्ट है, हमारे जो प्लांट्स हैं वो जल्दी क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो बेसिकली दे एक्ट लाइक एन कार्बन सिंक। तो हमारे अर्थ के मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करके वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जनरली जो मेजर वेजिटेशन होती है वो हमारी जनरली आइदर इट इज ग्रासेस और हर्ब्स। तो जैसे हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लाइक सवाना आर द एग्जांपल ऑफ आवर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Next is tundra ecosystem. Tundra ecosystem is that kind of biome in which growth of plants is hindered by the sub-low temperature and short growing season. टुंड्रा इकोसिस्टम में क्या होता है, जनरली जो हमारी लैंड्स होती है वो जनरली सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। इस वजह से टुंड्रा इकोसिस्टम में जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे प्लांट वेजिटेशन इतना ग्रो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जैसे आर्कटिक है, माउंटेन टॉप्स है, सम रीजन ऑफ रशिया आर द एग्जांपल ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम। If we come to the desert ecosystem, in desert ecosystem is the barren area of landscape in which there is hardly any rain and living condition are hostile for the plant and animal life, ठीक है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में जनरली क्या होता है, हमारे दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और जो नाइट है इक्वली उतनी ही ठंडी होती है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में आपको हार्डली कोई प्लांट या एनिमल लाइफ थ्राइव कर सकती है, बिकॉज डेजर्ट इकोसिस्टम में रेन ना के बराबर होती है, ठीक है। और डेज का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई होता है, अब इट कैन बी अबव 50 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। Next, we come to the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem generally deals with the water bodies, ecosystem that is flourish under the water. तो aquatic ecosystem को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रेश इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड लेक्स, ponds, rivers, streams and wetlands. They have no salt content in contrast with the marine ecosystem. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है, यह जनरली हमारा डील करता है कि ponds, लेक्स, रिवर्स, बिकॉज जो हमारा फ्रेश वाटर है वो जनरली आपको लेक्स, ponds, रिवर्स या स्ट्रीम या वेटलैंड्स में ही मिलता है। तो जितना भी हमारा इकोसिस्टम फ्रेश वाटर में डेवलप होता है उसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम इंक्लूड सीज, ओशियंस, बिकॉज मैराइन इकोसिस्टम में जो हमारे वाटर के अंदर था वो सोल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी हमारी मैराइन इकोसिस्टम में डेवलप होती है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा अलग होती है। इन अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द मैराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। Thanks for watching this video. In the next video, we will come up with the some basic terminology related to the ecosystem. Please stay tuned with us for more videos. Thank you.